एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी तो इच्छा होती है चुनाव लड़ूं। और इस लंबे 30 साल के संघर्ष में मुझे एक बार भी मौका नहीं मिल पाया। दो दो बार सरायकेला से मेरे नाम पे चर्चा होकर के नहीं हुआ। तो अब हमें लगता है कि मैं, चूंकि वहां पर जिसको हम लोग चुनाव लड़ाए थे, पिछले चुनाव में काफी मतों से पार्टी की हार हुई, तो हमें लगता है कि वो सीट को जिताने की क्षमता मेरे अंदर है। जिसका कहीं कोई जमीनी पकड़ होगा तभी तो कोई दावा करता है। मैं खोखला दावा करके क्या करूंगा? इतनी लंबी राजनीति मैंने गुजार दी है, मैं तो कहीं और जगह में नहीं मांगा, तो मैं वही मांग रहा हूं जहां मेरी चीजें हैं। अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन की जो स्थिति है, और एक आदिवासी नेता के तौर पर चंपई सोरेन को जो है भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत स्तंभ माना जाता है झारखंड में। ऐसे में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता की बात नहीं मानेगी, उनके बेटे को टिकट नहीं देगी और आप पर भरोसा जताएगी? राजनीति हम इसलिए करते हैं कि सत्ता की चीजें, सरकार की व्यवस्था जमीन में आए। हम इसलिए नहीं राजनीति करते कि हम फुटबॉल खिलाएं, इसलिए हम राजनीति नहीं करते कि हम मेला करवाएं। मेरा वो उद्देश्य और ध्येय कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा राजनीतिक मुद्दों को उठाया है, और राजनीतिक मुद्दे उठाने के चलते शायद कुछ लोगों को तकलीफें होती हैं। मैं एक बात बता दूं, जो देखने आते हैं ना, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। कौन नेता आया गया पता ही नहीं चला, वो अपने फुटबॉल में मस्त रहता है। कुछ नहीं होता है उससे, राजनीति प्रभावित नहीं होती है फुटबॉल और ये से, मेला से। राजनीति से प्रभावित होती है जब राजनीतिक मुद्दे को आप बोलते हैं। तो जाति समीकरण में मैं संथाल समुदाय से हूँ। संथाल समुदाय का बिना वोट लिए वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और संथालों का वोट लेने की क्षमता मुझ में है। ऐसे में एक चीज बताइएगा कि अगर इस बार अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या रमेश हांसदा उसके बावजूद जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे घाटशिला विधानसभा सीट से? घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जो झारखंड की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों ही पार्टियों के ओर से कहीं ना कहीं संभावित प्रत्याशी जो है वो मैदान में दिख रहे हैं। लेकिन इसी संभावित प्रत्याशियों में से कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो अपनी दावेदारी को जो है एकदम मजबूती से पेश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य हैं रमेश हांसदा, ये मौजूद है। और आपको बता दें कि रमेश हांसदा ने लंबे समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी राजनीति की है, और उस दौरान जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो दिशोम गुरु कहे जाते हैं शिबू सोरेन, उनके साथ भी वो लंबे समय तक रहे हैं। और घाटशिला विधानसभा सीट की अगर बात करें तो घाटशिला विधानसभा सीट पर जो विधायक रहे रामदास सोरेन, उनके साथ भी वे राजनीति करते हुए देखे गए हैं। लेकिन 2014 में जब पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, तब वे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वे घाटशिला विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने जो है अपनी ओर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्हें एक पत्र लिखते हुए अपनी इच्छा जताई है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि घाटशिला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? मैं चूंकि पहले उस क्षेत्र में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, और वो क्षेत्र मैंने शुरुआत, राजनीति की शुरुआत मैंने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से की है। और उस वक्त हमारे नेता रामदास सोरेन जी हुआ करते थे, उनके साथ में कई संघर्षों को हमने देखा। हमने खटारा जीप में बैठ करके धूला खा करके, उस वक्त तो पगडंडियां होती थी, धूला उड़ता था, मुरुम का रोड था, आगे आगे गाड़ी चलती थी, पीछे पीछे से धुआं सर में चढ़ता था। तो हम लोगों ने वैसे करके उस जमीन को बनाया था। और मैं बताऊं कि 2005 में जब उनको पार्टी टिकट वहां नहीं दी रामदास जी को, उन्होंने हिम्मत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, टोकरी छाप था, और उस चुनाव में मैं एकदम मुख्य संयोजक के रूप में मैंने पूरे क्षेत्र को मैं इसमें उनको चुनाव लड़ाया था, और हम लोग काफ़ी अच्छा मत लाए थे। हार मिली, लेकिन उसके बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। फिर हमने इसी बीच 2004 में सांसद सुनील महतो को हमने चुनाव लड़ाया।
उनकी हत्या वहीं उसी विधानसभा क्षेत्र में होती है। उस निर्मम घटना को हम लोग महसूस किए, देखे। फिर उनकी पत्नी को भी हमने चुनाव लड़ाया। तो घाटशिला विधानसभा से मेरा मने मने कर्म का रिश्ता है। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, जिस कोने में मैं खड़ा हो जाऊं, कोई न कोई मेरा परिचित, कोई न कोई चिन्हने वाला, कोई न कोई संघर्ष का साथी, किसी न किसी घर में खाना खाया हो, कहीं न कहीं किसी के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाया हो, वैसे साथी आज भी मिलते हैं। तो हमें लगा कि जब सरायकेला विधानसभा में पिछले दिनों बड़े नेता का आगमन हुआ, क्योंकि मैंने पार्टी के निर्देश पर ही मैं सरायकेला में काफी समय दिया था और वहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित थी। वैसे परिस्थिति में एक बड़े नेता का आगमन होता है, हम लोग स्वागत करते हैं, उनको चुनाव लड़ाते हैं और जिताते हैं। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी तो इच्छा होती है चुनाव लड़ूं। और इस लंबे 30 साल के संघर्ष में मुझे एक बार भी मौका नहीं मिल पाया। तो हमें लगता है कि मैंने पार्टी को अपनी इच्छा बता दिया कि सर, मैं पिछले कई दिनों से चुनाव लड़ने का बात था, दुमका से भी मेरा नाम था एक समय में। फिर वहाँ से मैं सरायकेला आया, वहाँ भी मेरा नाम था। अब 2 बार सरायकेला से मेरे नाम पे चर्चा होकर के नहीं हुआ। तो अब हमें लगता है कि मैं, चूँकि वहाँ पर जिसको हम लोग चुनाव लड़ाए थे, पिछले चुनाव में काफ़ी मतों से पार्टी की हार हुई, तो हमें लगता है कि वो सीट को जिताने की क्षमता मेरे अंदर है। मैं पार्टी को विश्वास दिलाया हूँ और उनको बहुत सरकामदार से चीज़ें बताए हैं, पुरानी चीज़ों को मैंने बताया है कि वो सीट हम निकाल सकते हैं। संथाल बहुल क्षेत्र में संथाल समुदाय से हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहाँ दबदबा है और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदरूनी राजनीति को, अंदरूनी चीज़ों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, कहाँ उनका कमजोरी है, कहाँ उनकी मजबूती है, कहाँ कौन सा गोटी चलने से वहाँ जीता जा सकता है। ये पूरा रणनीति मेरे पास है। लेकिन राजनीति गलियारों में जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2024 के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, इस उपचुनाव में भी उन्हें ही प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आपने जो बाबूलाल मरांडी को जो पत्र लिखा है और जिसमें आपने इच्छा जाहिर की है कि रमेश हांसदा इस उपचुनाव के दौरान जो है बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पे दावेदारी करना चाहते हैं, इसमें आपने क्या कुछ बताया है उन्हें? हमने वही जो हमने बताया कि मेरी जो पॉजिटिव चीजें हैं घाटशिला विधानसभा में, आखिर मैं क्यों दावा करूंगा जी। जिसका कहीं कोई जमीनी पकड़ होगा तभी तो कोई दावा करता है। मैं खोखला दावा करके क्या करूंगा? इतनी लंबी राजनीति मैंने गुजार दी है, मैं तो कहीं और जगह में नहीं मांगा, तो मैं वही मांग रहा हूं जहां मेरी चीजें हैं। और इसके लिए आज पार्टी की कई थर्मामीटर है, पार्टी अपना थर्मामीटर से नापता है, देखता है जो सच होगा, जो अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, पार्टी वो करती है। और हम लोग एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते हमें स्वीकार करते हैं। रमेश हांसदा जी, जैसा कि 2014 में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके आपने बीजेपी का दामन थामा था और ये पूरे मतलब राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आपको टिकट नहीं दिया गया, इस कारण से आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में अब जो है बीजेपी में भी आप लगातार जो है टिकट को लेकर के एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होने वाला है, इसमें आपकी भूमिका अगर पार्टी टिकट देती है तो कितनी महत्वपूर्ण होगी? मैं यदि पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो जीत सुनिश्चित है। इसलिए कि आपने बीते दिनों एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे मित्र छोटे भाई हैं, उनका एक ट्वीट आया कि भाजपा के दावेदार उनके संपर्क में हैं, उनको मदद करेंगे। राजनीति में कोई क्या बोल के करता है क्या? वो इस बात को ये बता रहे हैं कि मैं कमजोर हूं और मुझे वैसे लोगों का सहयोग चाहिए, और वो प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कंफ्यूजन क्रिएट हो। अरे यदि आपको कोई मदद करेगा तो उसको आप छुपा के ना रखोगे ताकि ना आप उसका मदद ले पाओगे। तो इस बातें को बोल करके वो मैंने क्या ये करना चाहते हैं वो ही जाने, किस एंगल से उनका कहना है। लेकिन
इन सब चीज़ों से राजनीति में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। चलिए, आप अभी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुणाल सारंगी की बात कर रहे हैं, इस सवाल पर हम बाद में आते हैं। पहले जो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में 2024 के विधानसभा में जो देखा गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, वे कुछ शर्तों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जिसमें एक शर्त ये भी कहा जाता है कि उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनके जो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतारने के लिए चंपई सोरेन ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और इसी शर्त पर जो है पार्टी की ओर से 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो है बाबूलाल सोरेन को टिकट भी दिया गया और वे चुनाव लड़े भी और जो जीत हार का जो अंतर रहा ये 22,000 का रहा। ऐसे में अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन की जो स्थिति है और एक आदिवासी नेता के तौर पर चंपई सोरेन को जो है भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत स्तंभ माना जाता है झारखंड में। ऐसे में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता की बात नहीं मानेगी, उनके बेटे को टिकट नहीं देगी और आप पर भरोसा जताएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जी। कब कौन सा निर्णय लेता है बहुत चौंका देने वाला बात है। आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे, पिछला सीट पे बैठा हुआ आदमी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पे बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन देना हम लोग के बस की बात नहीं है। कोई नहीं समझ सकता है कब पार्टी नेतृत्व कौन सा निर्णय कब ले ले। इसलिए हम लोग को ये सिखाया जाता है कि चराइवती चराइवती चराइवती, अपना काम किए जाओ, अपना काम में मैंने दिल की ईमानदारी के साथ में अपने काम को कर रहा हूँ। पार्टी ने भी मुझे कहा है आप घूमो, क्षेत्र में जाओ, लोगों से मिलो, जनसंपर्क करो, जनता के बीच रहना, उनके मुद्दों को उठाना। यदि आप नहीं जाओगे जनता के बीच, मुद्दों को समझ कैसे पाओगे। मैं आपको बता दूं, आज घाटशिला क्षेत्र में बीते दिनों काफी बारिश हुई, कई घर ढह गए, किसी एक जन को मुआवजा नहीं मिला, आवाजें नहीं आई। मैंने पूछा लोगों से कि लोग बोलते क्या करें हम लोग। वहां की व्यवस्थाओं के साथ जब हमने पूछा कई चीजों के बारे में आम जनता नहीं जानते हैं, तो जब तक आप जाओगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। और राजनीति हम इसलिए करते हैं कि सत्ता की चीजें, सरकार की व्यवस्था जमीन में आए। हम इसलिए नहीं राजनीति करते कि हम फुटबॉल खिलाएं, इसलिए हम राजनीति नहीं करते कि हम मेला करवाएं। मेरा वो उद्देश्य और ध्येय कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा राजनीतिक मुद्दों को उठाया है और राजनीतिक मुद्दे उठाने के चलते शायद कुछ लोगों को तकलीफें होती होंगी, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा मैंने राजनीतिक मुद्दों के साथ जिया है और मैं हमेशा राजनीतिक मुद्दों के साथ आगे बढ़ूंगा। लेकिन रमेश दा, जो कोल्हान का आपका घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है संथाली आदिवासी समाज के जो वोटर हैं इनकी संख्या सर्वाधिक है और ऐसे में जो वहाँ का मांझी परगना महाल का जो क्षेत्र है और वहाँ की जो फुटबॉल खेल की जो संस्कृति है, ये भी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी चुनाव होता है वहाँ पर उस पर काफी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि फुटबॉल की राजनीति मैं नहीं करता हूँ, फिर घाटशिला विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उससे भी लड़ने की मैं एक बात बता दूं, जो देखने आते हैं ना, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। कौन नेता आया गया पता ही नहीं चला, वो अपने फुटबॉल में मस्त रहता है। कुछ नहीं होता है उससे, राजनीति प्रभावित नहीं होती है फुटबॉल और ये से मेला से। राजनीति से प्रभावित होती है जब राजनीतिक मुद्दे को आप बोलते हैं। यहाँ होता क्या है, यदि पक्ष भी वही करे विपक्ष भी वही करे तो विकल्प नहीं रहता, तो आदमी किसी न किसी को तो वोट देता ही है। मैंने अच्छी तरह जानता हूँ। और प्लस जातीय समीकरण में मैं संथाल समुदाय से हूँ। संथाल समुदाय का बिना वोट लिए वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता है और संथालों का वोट लेने की क्षमता मुझ में है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि जातीय समीकरण के बिना जो है घाटशिला विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, लेकिन अब जो है कभी भी चुनाव की रणभेड़ी बच सकती है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो चंपई सोरेन है वो पूरी तरह से घाटशिला विधानसभा सीट पर एक्टिव हो गए हैं। क्या वो अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को
चुनाव लड़ाने की इच्छा नहीं रखते हैं और ऐसे में पार्टी जो है चंपई सोरेन को दरकिनार करते हुए रमेश सांसदा को टिकट देगी? देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी क्या निर्णय लेगी वो पार्टी का अपना काम है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपना काम करूँगा, बस इतना ही कहना है मुझे। इन चीज़ों पे और ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। पार्टी का जो निर्णय होगा एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन मैं अपनी बातों को रखने के लिए भी स्वतंत्र हूँ और मेरी बातें पार्टी में जरूर सुनी जाएंगी, मुझे विश्वास है। रमेश सांसदा जी, पार्टी को जब आपने बताया कि आप दावेदारी कर रहे हैं और आप जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आपने ये भी बताया कि अगर बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ते हैं घाटशिला विधानसभा सीट से तो पार्टी को नुकसान होगा? अरे कुछ चीज़ें तो पर्दे में रहने दीजिए, सब चीज़ उगलवा लीजिएगा तो कैसे होगा? ये चीज़ें बात की बात होगी। नहीं, जो जो सच है कुछ वो क्या रणनीति है? को रहने दिया जाए, कुछ बातों को रहने दिया जाए। राजनीति में बहुत सी बातें होती है जो सार्वजनिक नहीं होती है, इसलिए पार्टी को अपना काम करने दीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, पार्टी ने मुझे नहीं कहा कि तुम मत घूमो। लेकिन ये भी तो देखा गया कि जो अभी 12 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी का रोज प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन के दौरान रमेश हांसदा भी मूसाबनी में थे, बाबूलाल सोरेन भी मूसाबनी में थे और एक और संभावित जो प्रत्याशी है डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, ये भी मूसाबनी में थे। इन तीनों संभावित प्रत्याशियों के बीच में से केवल एक संभावित प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को मंच पर माइक दिया गया बोलने के लिए। आप दोनों को दरकिनार कर दिया पार्टी ने, अब क्या आप अंदर में रखना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि आप लोग बड़ी गौर से देखते हैं। वक्तव्य मुझे भी देने को मौका मिला था, लेकिन पार्टी ने वहां ऑफिशियली गीता कोड़ा जी को वक्ता के रूप में भेजा था जी। और पार्टी मुझसे आग्रह करती है कि आप उनके बाद बोलिए। तो मैं एक अनुशासित दल का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। वक्ता के बोलने के बाद रमेश हांसदा नहीं बोल सकता है, कोई और बोल सकता मैं है। तो वक्ता की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो संभावित प्रत्याशियों को नहीं, जो नहीं, वहां वो पर और देखिए बात मंच पर मौका मेरे दिया लिए गया और तो नहीं नहीं, दिया गया, नहीं, मैं उसकी बात हाँ, मौका मिला था। किसने कहा कि आपको मौका नहीं मिला था? आपको सूचना नहीं है? यानी कि आपने हाँ, एक हमने मना किया, मैं अभी अच्छा, नहीं आपने दूंगा, मना कर क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल के तहत बड़े नेता का जब पार्टी उनको अधिकृत करती है ये के लिए, उनके बाद बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो मैंने मना किया कि क्षमा करें, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे नेता कह दिए हैं ऑफिशियली, हमने कह दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि मीडिया का कि जो वक्ता था उसका वक्तव्य ना छाप करके किसी और का वक्तव्य छापते हैं आप लोग, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अनुशासित दल के हैं। मंच तो हजारों मिलते हैं, कईयों जगह मैं बोल चुका हूँ, बोलता हूँ, बोलते रहता हूँ। मंच बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अपने जो काम है जनता का सेवा है और जनता का जो काम है लेकिन वो करते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान ये देखा जाता है कि पार्टी जिसे दावेदार बनाती है उसे ही मंच पर बोलने का मौका देती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कभी देखा है कि बहुत बड़े बड़े सभा में बड़े बड़े नेता होते हैं, मंच प्रत्याशी आता है हाथ हिलाकर चल जाता है, प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हुई है। बाबूलाल जी का बोलना इसलिए स्वाभाविक भी है क्योंकि वहाँ प्रत्याशी रह चुका है, वो ऑलरेडी वहाँ रह चुका है, तो इसलिए उसको प्राथमिकता मिलती है एक और सवाल मिलनी और आ चाहिए। गया मेरा कि वहां पर एक और संभावित प्रत्याशी थी जो पहले भी घाटशिला विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुकी है, डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, जेवीएम के टिकट पर। और अभी जो है वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो जो पहले पूर्व में जेवीएम थी और अब जो है उसके जो जेवीएम के जो कर्ता धर्ता थे बाबूलाल मरांडी, वो अब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है। और जेवीएम के ही टिकट पर डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने 2019 में घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, तो क्या वो टिकट की रेस में नहीं दिख रही है आपको? उन्हें तो मौका नहीं दिया गया, वो भी प्रत्याशी रही। रेस में तो कई लोग हैं, हर कोई अपने भाजपा में इतने नेता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, हर कोई रेस में है। कुछ लोगों का नाम आता है, कुछ लोग का नाम नहीं आता। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। जितने चीजों को आप लोग सोचते हैं उतनी बड़ी चीजें नहीं है। और कई चीजें हम तो अपने जीवन में कईयों को एमएलए बनाया, कईयों को एमपी बनाया, कई लोग मुख्यमंत्री बने उतर गए, एमएलए बने हार गए, एमएलए बने खत्म हो गए। तो ये तो चीजें बहुत ज्यादा चीजें नहीं, मायने रखता है। मायने ये रखता है कि अब चूंकि मैं 12 तारीख को 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 12 तारीख को
उस जगह में हूँ, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी इच्छा कर, ऐसा नहीं कि मैं अभी तक तो एमएलए एमपी नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं पहचानते हैं क्या, कि हमारी बातें प्रशासन नहीं सुनती है क्या, कि हमारे मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले जाते, ऐसा नहीं। बिल्कुल इच्छा ये एक राजनीतिक चलने का एक पड़ाव है। इस पड़ाव में मैंने भी अपने आप को गिनाने का प्रयास किया। बिल्कुल इच्छा जाहिर करना, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी इच्छा जाहिर करने की। अब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वर्तमान में केंद्रीय प्रवक्ता है कुणाल सारंगी, जो जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट पर आपने भी थोड़ी जो है जानकारी दे दी है इस इंटरव्यू में। मैं उनके ही सवाल पे आता हूँ कि उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी, खैर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा भक्तों की पार्टी। हालांकि साफ है और स्पष्ट है कि वे जो है केंद्रित भारतीय जनता पार्टी को ही कर रहे थे। भक्तों की पार्टी जो है उनके लिए प्रत्याशी घोषित करना चुनाव जीतने जितना कठिन है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये भी लिखा कि जो दो संभावित प्रत्याशी है, अब दो संभावित प्रत्याशी कौन है? एक संभावित प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी के आप भी हैं, ठीक है, नहीं, मैं तो नहीं लेकिन बोल रहे हैं तो मैं शायद, लेकिन दो संभावित प्रत्याशी जो है वो उनके संपर्क में है, और अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो उनसे उनकी लगातार बात भी हो रही है, और ये कहना है कि वो जो है अंदर खाने जेएमएम को सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे इस पर, क्या जवाब है आपका? क्या आप हैं उसमें? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया कि कोई जब किसी को मदद करता है राजनीति में, वो सार्वजनिक नहीं होता है, वो चुपके से होता है, मदद कर देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मैंने भी कई लोगों से लक्ष्मण टुडू जी को जिताते हुए कई पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा से मदद लिया था, लोग किए थे। तो इसका अर्थ क्या थोड़ी कि मैं सार्वजनिक करते फिरूं कि मैंने फलना से मदद लिया, और ना ही कभी उसको कभी बयान दिया, और इस तरह का बयान देकर के अपना मट्टी पलीद करना वाला हो जाता है। इस तरह के बयान राजनीति में नहीं होती है। और आप बताओ ना, इस पूरे राजनीतिक समर में, राजनीतिक दुनिया में किसका किसके साथ संबंध नहीं है? क्या सोचते हैं कि मोदी जी राहुल जी के साथ बातचीत नहीं होती है क्या? बड़े नेताओं का आपस में तालमेल नहीं होता है क्या? अभी आप ही लोग कह रहे थे कि बीजेपी और जेएमएम आने वाले दिनों में सरकार बना सकती है, बालमुचू जी गठबंधन में दावा ठोक रहे हैं। तो राजनीति में एक दूसरे के साथ कई चीजों पे बात होती है तो होती है, लेकिन ये तो चुनाव है, जो जीता वो सिकंदर। तो चुनाव जीतने का वो सोच रहा है कि मैं बात बोल करके भाजपा पे कंफ्यूजन क्रिएट करवा दूं, उन लोग पे फोड़ करवा दूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा निकल जाए। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना अपने आप को मजबूत समझती है कि रामदास सोरेन जी का नेतृत्व का एक आशीर्वाद है, उनका एक सिंपैथी लहर है, तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपना पोल खोल रहे कि हम कमजोर हैं, खुद ही अपना पोल खोल रहे हैं आप। तो मैं ये आग्रह करूंगा, वो छोटा भाई जैसा है, मेरा मित्र है, मैंने ही उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसी हाथों से उनको सदस्यता भी दिलाई थी, तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन जो अभी जो मंत्री थे स्वर्गीय रामदास सोरेन, उनके निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर जो सिंपैथी कार्ड है, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पास, उनके पास है ही है। और इसमें एक सवाल है मेरा कि आपने लंबे समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजनीति की, लंबे समय तक आप रामदास सोरेन के साथ भी रहे हैं, जो आपके कहीं ना कहीं राजनीतिक दौर के जो है साथी भी रहे। ऐसे में अब जो है उनके ही परिवार से, चाहे जो चर्चा है कि प्रबल दावेदार जो है उनके जो ज्येष्ठ पुत्र है सोमेश सोरेन को उसके रूप में देखा जा रहा है, ऐसे में क्या आप उनके विरुद्ध फिर चुनाव लड़ना और एक तरह से उनके विरोध में पूरी तरह से खुल करके पार्टी के विरोध में सामने आना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी इसका सवाल कई मीडिया के लोग पूछे हैं। मैं ये लड़ाई, ये चुनाव मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। रमेश हांसदा इतने सालों तक मौका नहीं मिला, मैं अपने लिए मौका खोज रहा हूँ। मुझे किसी का विरोध नहीं करना है, और
अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैंने अपने आप को आगे किया है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कर सकता हूं। मुझे किसी का खिलाफ में नहीं जाना है, मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूं। मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा हूं। यही है। रमेश दा, अगर बीजेपी में देखें तो इस उपचुनाव में जो आपके अलावा जो और दो संभावित प्रत्याशी हैं, उनके सर पर किसी न किसी का हाथ है। आपके सर पर किसी का भी हाथ नहीं है, ऐसे में पार्टी आपको टिकट देगी? मेरे सर पर सभी पूरे पार्टी का हाथ है, पूरी पार्टी का हाथ है मेरे सर पे। आपको कैसे पता कि मेरे सर झारखंड पर? मुक्ति मोर्चा ने जब आपको टिकट नहीं दिया था तो आप पार्टी छोड़ दी थी आपने, और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इस बार जो है, आप भले ही बोल रहे हो कि आप सामने नहीं है, लेकिन आप खुलकर सामने हैं। ऐसे में एक चीज बताइएगा कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या रमेश हांसदा उसके बावजूद जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे घाटशिला विधानसभा सीट से? अरे आपने तो पिछले सरायकेला विधानसभा में बड़ा बड़ा लिखा था कि अब रमेश हांसदा जेएमएम ज्वाइन करने वाले हैं, जेएमएम घुसने वाले हैं, जेएमएम में ये होने वाला है, वो होने वाला है रमेश हांसदा का। और ज्वाइन कौन किया? गणेश माली, हमारा मित्र। और यही रमेश हांसदा पार्टी के साथ खड़ा होकर के चंपाई सोरेन का जीत को बुलंद किया। आपने फॉलोअप में देखा होगा कि फॉलोअप में यही चला था कि गणेश महाली जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने वाले हैं। कई मीडिया ने कहा था रमेश हांसदा शामिल होगा, मेरे पास रिकॉर्ड आज भी। कई मीडिया ने कयास लगाया था, क्योंकि गणेश माली से ज्यादा संपर्क तो मेरा है जेएमएम में, आज भी है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं पार्टी बदल लूं, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आज यहाँ हूं कल। मैं इस सिद्धांत के साथ चल रहा हूं और चलते रहूंगा। अभी आपने बोला कि अभी भी कहीं ज्यादा संपर्क जो है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा में, इसी नाते तो कहीं कुणाल सारंगी ने पोस्ट नहीं लिख दिया? संबंध होना अलग बात है, मैंने बार बार कहा। बाबा का निधन हुआ, एक कंधा में हेमंत जी आगे मैं पीछे, दुर्गा भैया का निधन, वो तो खैर मैं उस वक्त था। इससे पहले भी पारिवारिक कई चीजों पे मैं गया, पारिवारिक रिश्ता है। माँ रूपी के साथ बहुत हम लोग को अपना घर जैसा, तो वो अपनी जगह है। रामदास जी को भी जब गए, उनसे पहले भी परिवार मेरा गया, उनका अर्थी मैंने ढोया। मैं अपने एक सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी रमेश हांसदा को टिकट नहीं देती है और रमेश हांसदा जिस तरह से खुल के दावेदारी कर रहे हैं, क्या इस परिस्थिति में रमेश हांसदा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी को, जो पार्टी उन्हें टिकट देगी, उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे कुल मिलाकर के? मैंने जीवन में यदि निर्दलीय चुनाव लड़ना होता तो मैं कई साल पहले लड़ लिया होता। ये चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है कि कभी भी लड़ लो, मजा आ रहा है लड़ लो, ऐसा नहीं। हम एक विचार के साथ चलते हैं और विचार के साथ चलने वाले शख्सियत। हम चाहते हैं कि मेरे मुद्दे पूरे हों, और मैंने राज्य में अपने कई मुद्दों को पूरा किया है और आगे भी करेंगे। चुनाव तो एक पड़ाव है, मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ, चुनाव तो एक पड़ाव है। यदि हाँ, आज मैं जिन कामों को कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के नाते, मैं एक विधायक बनूंगा तो उस कार्यकर्ता को 10 टाइम्स स्पीड में कर पाऊंगा, मंत्री बनूंगा तो 100 टाइम्स स्पीड में कर पाऊंगा। बस फर्क यही होता है। लेकिन जिस तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं, अगर आप चुनाव ना भी लड़े तो भी जो बीजेपी में जो भी प्रत्याशी होगा वो तो आपको विरोधी के तौर पर ही देखेगा। सरायकेला में तो ऐसा नहीं हुआ था। हमने अभी अभी लड़ाया ना, चंपाई जी को लड़ाए थे ना, 40 सभा किए थे रिकॉर्ड पार्टी के ये में, 40 सभा, और हमने वही वोट लाया जो वोट हमने लोकसभा में लाया था। 22,000 हम लोकसभा में जेएमएम तीरधनुष सिंबल के खिलाफ लाए थे। हमारे सामने चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके खिलाफ हम लोग को घेरा गया था। आप लोग को पता, जैसे चंपाई सोरेन को प्रत्याशी बनाया था वैसे ही आप जो है बैकफुट में चले गए थे। तो क्या इस बार अगर इस क्या यार, पार्टी के लिए बैकफुट पे जाना क्या? इसमें बैकफुट क्या और फ्रंट फुट क्या होता है? बैकफुट इसलिए क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। हम नहीं दिया टिकट, कोई बात नहीं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या रमेश हांसदा बैकफुट पे चले जाएंगे या फ्रंट फुट पर आकर के? फ्रंट फुट पर आने का और बैकफुट पे जाने का सवाल नहीं, मैं पार्टी के साथ था, हूं और रहूंगा। यही सुनना चाह रहे थे ना आप? मैं पार्टी, मैंने कहा बार बार मैं कि विचार के साथ रहा हूं और रहूंगा।
चलिए, अगर पार्टी टिकट देती है तो रमेश हांसदा किन मुद्दों को लेकर के इस बार के उपचुनाव में घाटशिला की जनता के पास जाएंगे? अभी वो मुद्दे सब नहीं बताएंगे, जब टिकट मिलेगा तब बताएंगे। अभी मुद्दे बताएंगे तो चोरी हो जाएगा, इसलिए मुद्दे बहुत है और जनता जानती है रमेश हांसदा को। रमेश हांसदा कोई नया चेहरा वहाँ नहीं है, इसीलिए मुद्दे हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी एक फेज पूरा हो जाए और मैं आपको टिकट की बात जब आएगी तो सूचना मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पहला सूचना मैं आपको दूंगा। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं रमेश हांसदा, हमने अभी उनसे बात की और जो चुनाव लड़ने को लेकर के ये जो है अपनी दावेदारी जिस तरह से सामने रख चुके हैं और इसको लेकर के उन्होंने जो प्रदेश नेतृत्व तक को जानकारी दे दी है, उस पर हमने विस्तार से बातचीत की है। अब देखना है कि पार्टी इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है और रमेश हांसदा का आगे जो है स्टैंड क्या कुछ होता है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट